तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा टॉपिक है जीआई सिस्टम का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो कि अपन इसमें पढ़ेंगे इसोफेजियल एड्रेसिया विद टीईएफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ये यानी कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है जो बच्चों में पाया जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है इसोफेजियल एड्रेसिया की। It is failure of the esophagus to form a continuous passage from the pharynx to the stomach during amniotic development. Esophageal adhesion में क्या होता है कि जो amniotic development होता है उसके अंदर जो pharynx और stomach के बीच का जो passage होता है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से esophageal atresia प्रेजेंट होता है। एड्रेसिया या तो पूरी तरह से ब्लाइंड होता है या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको इसोफेजियल एड्रेसिया बोला जाता है गाइस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट समझ में आया होगा कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो फेरिंक्स से स्टोमक के बीच का जो पासेज है वो कंटिन्यू नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से इसोफेजियल एड्रेसिया देखने को मिलता है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला का मतलब होता है कि दो होलो ऑर्गन होते हैं जिसके बीच में एब्नॉर्मल कनेक्शन हो जाना, उसको अपन फिस्टुला बोला जाता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला इज एन एब्नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस, यानी ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में दोनों के बीच में एक ओपनिंग हो जाती है या फिर एब्नॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, जिसको ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहा जाता है। नेक्स्ट ये this disorder commonly found in premature and elderly infant and mother having poorly high pregnancy। ये सबसे ज्यादा या तो प्रीमेच्योर बेबी या फिर जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उसके अंदर देखा जाता है, या फिर अगर मदर के अंदर एम्ब्रियोनिक फ्लूइड अगर ज्यादा प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में भी टीईएफ हो सकता है गाइस। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इडियोपैथी क्या होती है। एक इडियोपैथिक होता है यानी अननोन कॉज की वजह से भी हो सकता है कि इसका पूरा फाइंड आउट नहीं करना कि किसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट कॉज होता है जेनेटिक कॉज, यानी जेनेटिक कॉज भी इसका रीजन हो सकता है, यानी मोस्ट ऑफ द जेनेटिक कंजेनाइटल हो तो जेनेटिक कॉज भी इसका रिस्पांसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्रोमोसोम एब्नॉर्मल, यानी किसी क्रोमोसोम में एब्नॉर्मलिटी होने की वजह से भी ये डिसऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट होता है फेलियर ऑफ नॉर्मल सेल्स, यानी सेल्स का पूरी तरह से फॉर्मेशन बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से भी ये ऑर्गन पूरी तरह से बन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अपन को ये डिसऑर्डर देखा जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी क्या क्या कारण या क्या हो सकता है इसका पैथोफिजियोलॉजी में। जैसे कि आपने ईटियोलॉजी पढ़ी है, आप देखते हैं ड्यू टू ईटियोलॉजिकल कॉजेज, जैसा कि अपन जो भी कॉजेज पढ़े ईटियोलॉजी के अंदर तो उसका कोई भी कारण हो सकता है गाइस। नेक्स्ट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल ट्यूब एंड दियर डिफेक्टिव प्रोटीन। इसके बाद में दोनों को यानी इसोफेगस और ट्रेकिया दोनों एक साथ में फॉर्मेशन होता है दोनों का, यानी जब चिल्ड्रन जब एम्ब्रियोनिक पीरियड्स में होता है या फिर जेस्टेशनल एज में होता है तब यानी इसोफेगस और ट्रेकिया दोनों का फॉर्मेशन एक साथ होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर डिफेक्टिव ग्रोथ हो जाती है। ठीक है गाइस। इसके बाद में नैरोइंग ऑफ द इसोफेगस का नैरोइंग हो जाना या फिर यानी नैरोइंग मतलब यानी नैरो हो जाना, यानी जो डायमीटर होता है वो सिकुड़ जाता है या फिर नैरो हो जाता है, जिसको अपन एड्रेसिया बोले, यानी या तो ब्लाइंड हो जाता है या फिर नैरो हो जाती है उसकी ओपनिंग, उसको अपन ने इसोफेजियल एड्रेसिया कहा था। नेक्स्ट इट लीड्स टू इनकम्प्लीट ओपनिंग बिटवीन द ट्रेकिया एंड इसोफेगस, जिसकी वजह से ट्रेकिया एंड इसोफेगस के बीच में इनकम्प्लीट ओपनिंग हो जाती है, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि अगर दो होलो ऑर्गन है उसके बीच में अगर किसी भी तरह का कनेक्शन या फिर ओपनिंग होती है तो अपन उसको ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहा जाता है। ठीक है। यानी दोनों ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एब्नॉर्मल ओपनिंग हो जाना तो उसको टीईएफ या फिर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहा गया है। ये बात ध्यान रखना है कि मेनली जो इसोफेगस और ट्रेकिया का फॉर्मेशन होता है वो मेनली 4 to 5 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड के टाइम में होता है, यानी जो इसका यानी जो बनने लगती है बेबी के अंदर ये मोस्टली 4 से 5 सप्ताह के बीच में ही इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताया कि इसका कोई भी कारण हो सकता है, दोनों साथ में बनती है, नैरोइंग इसोफेगस का हो जाता है तो उसको एड्रेसिया कहा जाता है, अगर दोनों के बीच में एब्नॉर्मल ओपनिंग होती है तो उसको ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन देखते हैं इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में
3C साइन आपने सुना होगा। 3C साइन यानी ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि यानी 3C साइन के नाम से कौन सा डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर मेनली कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस। पेशेंट के अंदर कफिंग, चोकिंग यानी कुछ ब्लॉक जैसा महसूस होगा और जो साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्ट्रेक्शन ऑफ द स्किन, उसकी वजह से ये 3C साइन देखने को मिलता है, कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव स्लाइवेशन। पेशेंट के यानी बेबी का जैसे स्लाइवा एक्सेसिव स्लाइवेशन हो गए यानी अनकंट्रोलेबल हो गए नहीं, वो यानी जो लार होती है वो एक्सेसिव स्लाइवेशन होता रहेगा उसके अंदर कंटिन्यू। और ड्रूलिंग यानी लार का गिरना, उसको ड्रूलिंग बहुत बोला जाता है, यानी लार एक्सेसिव लार का बाहर निकलना उसको ड्रूलिंग कहा जाता है। डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होगी क्योंकि यानी इसोफेगस दोनों फिस्टुला भी हो रहा है, एचएसए भी हो रहा है, तो लंग्स में पूरी तरह से एयर का इनपुट या आउटपुट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी देखा जाता है। फोर्सफुल वोमिटिंग, पेशेंट के अंदर फोर्सफुल वोमिटिंग भी पाई जाती है, यानी बेबी जब भी वोमिटिंग आएगी वो है एकदम फोर्सफुल आएगी क्योंकि फिस्टुला हो रहा है या फिर एटेसा हो रहा है, तो इसकी वजह से जो कंटेंट पूरा वो स्टमक में तो जा नहीं पाएगा तो वापस बेफ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से चिल्ड्रन में फोर्सफुल वोमिटिंग भी देखी जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। अगर कोई कंटेंट्स अगर लंग्स में अंदर चला जाता है उस कंडीशन में अपन को निमोनिया देखने को मिलता है, जो कि उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिगर्जिटेशन, यानी गैस्ट्रिक कंटेंट का ब्रेक फ्लो हो जाना, जो भी चिल्ड्रन ने कुछ खाया है फिर जो भी लिया है उसका वापस बाहर निकल जाना बाई माउथ के द्वारा, तो उसको अपन रिगर्जिटेशन बोला। नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर कोई कंटेंट अंदर जा रहा है एब्डोमेन में जा भी रहा है तो अगर वो एब्डोमेन बाहर पास आउट नहीं हो रहा तो एब्डोमेन का डिस्टेंस होता जाएगा। तो अपन गाइड अपन को बेबी का नहीं जो अपन एग्जामिनेशन करते तो बेबी का नहीं जो इंच टेप होती है तो उसका एब्डोमेन भी असेस किया जाता है क्योंकि उसका एब्डोमेन डिस्टेंशन हो रहा है। तो गाइड ये साइन सिम्टम में मेनली है 3C साइन है, कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस, ये तीन मेन साइन है, ये तो ध्यान रखना गाइस। ठीक है। नेक्स्ट गाइड अपन देखते हैं इसके बारे में, इसके क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये क्लासिफिकेशन 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अपन फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये आप सबको पता है कि ये सामने जो है ये इसोफेगस और पीछे की तरफ लेके आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो इसको अपन प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं, इसको डिस्टल एंड बोलते हैं। ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है उसको अपन ब्लाइंड पोर्शन या फिर एट्रेसा बोला जाता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप का अंदर है वो इसोफेगस एट्रेसा तो हो रहा है, ये जो एट्रेसा है प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों पे एट्रेसा प्रेजेंट है, लेकिन किसी भी तरह का फिस्टुला प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। तो इसको टाइप फर्स्ट बोला गया है। एट्रेसा तो प्रेजेंट होगा बट किसी तरह का फिस्टुला प्रेजेंट नहीं होता है गाइस, और ये 8% केसेस में पाया जाता है गाइस। ठीक है। तो ध्यान रखना ये विदाउट फिस्टुला होता है, यानी एट्रेसा प्रेजेंट होगा बट फिस्टुला प्रेजेंट नहीं होगा। सेकंड टाइप में अपन देखते हैं इसके अंदर जो इसोफेगस का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो ट्रेकिया से कनेक्ट होता है, जो कि अपन ने फिस्टुला नाम दिया कि दो बोलो ऑर्गन पर अगर कनेक्ट हो रहे हैं या टेबल में कनेक्शन हो रहा है तो उसको फिस्टुला कहा जाता है। जो प्रोक्सिमल एंड होगा वो यानी ट्रेकिया से जुड़ा हुआ रहता है, और जो डिस्टल एंड होगा वो पूरी तरह से एट्रेसा होगा या फिर ब्लाइंड होगा, तो इसमें इसके अंदर कनेक्शन नहीं होता। तो इसको अपन ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला विद इसोफेगल एट्रेसा कहा गया है। ठीक है भाई। इसमें फिस्टुला भी हो रहा है प्लस एट्रेसा भी हो रहा है, तो ये दोनों ही होगा, यानी ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला यानी अपर वाला पोर्शन होगा। ठीक है। इसमें अपर वाला पोर्शन कनेक्ट होगा। ठीक है। और लोअर वाला पोर्शन एट्रेसा प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ये 1% केसेस में प्रेजेंट होता है, एक केसेस यानी सॉरी 1% केसेस में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप थर्ड में देखते हैं, इसके अंदर जस्ट अपोजिट है, उसके अंदर अपन ने अपर एंड देखा था, इसके अंदर लोअर एंड करेंगे, यानी अपर एंड जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो तो एट्रेसा होगा बट जो लोअर पार्ट है इसोफेगस का वो ट्रेकिया से कनेक्ट रहता है, तो उसको अपन ने क्या बोला है कि ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला विद इसोफेगल एट्रेसा है, यानी इसमें तो अपर था और इसके अंदर लोअर प्रेजेंट होगा, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस का प्रेजेंट होता है जो कि कनेक्ट रहता है। ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट पाया जाता है, यानी 80 से 95% यानी 80 to 95% केसेस में ये पाया जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि सबसे ज्यादा टाइप्स कौन सा पाया जाता है, 3 टाइप्स पाया जाता है। इसमें जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो तो एट्रेसा होता है, लेकिन जो लोअर पार्ट होता है वो है ना कनेक्ट होता है, फिस्टुला होता है, इसलिए इसको अपन TF विद इसोफेगल एट्रेसा कहा गया है। नेक्स्ट टाइप फोर्थ में देखते हैं
इसके अंदर आपको दोनों पार्ट दिख रहा होगा, इस बगल का प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों पार्ट ट्रेकिया से कनेक्ट है। तो ये पूरी तरह से ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, ठीक है। इसके अंदर अपर पार्ट प्लस लोअर पार्ट दोनों ही ट्रेकिया से कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि अपन ने क्या बोला है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टाइप 5 का देखते हैं। टाइप 5 का अंदर ये ध्यान रखना गाइस, इसमें एज टाइप की आकृति बन रही है। कंडीशन एग्जाम में पूछा गया है एज टाइप की जो साइज होती है वो टाइप 5 के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर जो इसोफेगस का अपर पार्ट और लोअर पार्ट होता है वो दोनों ट्रेकिया से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से एज के आकार जो इंग्लिश में अपन एज लिखते हैं उसके आकार की आकृति बन जाती है और ये 4% के साइज में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एज टाइप की आकृति बनती है टाइप 5 के अंदर। टाइप 3 है, ये सबसे ज्यादा मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी इसका फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद अपन एक्सरे करते हैं, यानी एक्सरे के अंदर भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अब एब्डोमेन की यूएसजी करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी करके देख सकते हैं। फिर बेरम मीट एनिमल, यानी पेशेंट को बेरम मीट एक एग्जामिनेशन होता है, उसको इंसर्ट करवाया जाता है, जिससे जहाँ पे जाके वो ब्लॉकेज हो जाता है तो अपन को पता चल जाता है कि हाँ इस पार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है। और नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफिक कैथेटर एग्जामिनेशन, यानी रेडियोग्राफिक कैथेटर एग्जामिनेशन इंसर्ट कराया जाता है इसोफेगस ट्रेकिया के अंदर, जहाँ जहाँ वो ब्लॉकेज यानी एक साइनिंग पार्ट होता है, वो जहाँ पे साइन कर रहा है या फिर ब्लॉक शो दिखाई देता है। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। इसका मैनेजमेंट देखते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे तो दो ही सर्जिकल ऑपरेशन किए जाते हैं, एक तो सर्जिकल गैस्ट्रोस्टोमी किया जाता है, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस किया जाता है। सर्जिकल गैस्ट्रोस्टोमी बिफोर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस से पहले की जाती है कि अगर पेशेंट अगर माउथ के द्वारा या फिर एंजियोटोमी द्वारा कुछ भी नहीं ले पाना है तो उसको डायरेक्ट यानी स्टोमक के अंदर ओपनिंग की जाती है, जिसके द्वारा उसको न्यूट्रिशंस या आई फ्रूट्स वगैरह या मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद में एंड टू एंड एनास्टोमोसिस किया जाता है, जो कि लोअर अपर एंड होता है, उन दोनों एंड को काट दिया जाता है, उन दोनों को एक साथ में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह एक एंड टू एंड एनास्टोमोसिस किया जाता है। और ये प्रोसेस होने के बाद में वापस जो सर्जिकल अपन ने गैस्ट्रोस्टोमी की है इसको वापस रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि बेबी के जो माउथ के द्वारा जो एंजियो ट्यूब्स वगैरह या फिर आई ट्यूब दे रहे हैं वो प्रॉपर ड्रेन होता रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गाइस, अगर अपन सर्जिकल प्रोसीजर करें तो प्री ऑपरेटिव टाइम में अपन क्या-क्या मैनेजमेंट या फिर क्या-क्या केयर करते हैं। तो फर्स्ट ध्यान रखना है कि अपन सबसे पहले पेशेंट का जो वाइटल साइंस है वो अपन को चेक करना है कि किसी भी तरह की एब्नॉर्मल या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसका एलओसी देखना है, उसका यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना, पेशेंट में कोई तरह से कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, तो ये भी अपन को देखना है गाइस। उसके बाद में उसको कंप्लीटली बेड रेस्ट देना है, यानी पेशेंट को आराम कंफर्टेबल पोजीशन के साथ में उसको बेड रेस्ट देना है। और गाइस ये ध्यान रखने का क्योंकि बेबी एस्पिरेट कर रहा है या फिर रिगर्जिटेशन कर रहा है तो बेबी को हेड एलिवेटेड रखना है, 30 डिग्री तक के बेड उसको हेड एलिवेटेड रखना चाहिए, किसी भी तरह का वो इस कंटेंट को एस्पिरेट नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, उसको हेड को एलिवेटेड करके रखना है, 30 डिग्री तक उसको हेड को एलिवेटेड करके रखना। मेंटेन एयर है पेशेंट का, अगर पेशेंट पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसका एयर वे भी मेंटेन करना है, या फिर किसी तरह म्यूकस प्रेजेंट तो नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो टाइम टाइम सक्शन करते रहना है। नेक्स्ट है एयर वेस्ट आई फ्लूइड, ये ध्यान रखना क्योंकि बेबी माउथ या फिर एंजियो से कुछ नहीं ले पा रहा तो अपन को आई फ्लूइड मेंटेन करते रहना है। नेक्स्ट है मेंटेन एयर बिफोर सिचुएशन, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर अपन कोई भी सर्जरी कर रहे हैं गाइस तो ये ध्यान रखना कि यानी 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट को किसी भी तरह से एमडीएम रखना है, माउथ से उसको कुछ भी नहीं देना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें इसमें कि अगर अपन को सर्जरी करनी है तो उसके पेरेंट्स को अच्छे से एडवाइस कर देना है कि यानी माउथ के द्वारा 6 से 8 घंटे पहले उसको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, चिल्ड्रन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी भी तरह का एस्पिरेशन या फिर जो भी माउथ के द्वारा जो सिगरेट ड्रोलिंग हो रहा है, जो सलाइवेशन हो रहा है वो बाहर निकलता रहे। नेक्स्ट है एप्लाई सक्शन, अगर ज़्यादा ही म्यूकस कलेक्ट हो रहा है तो अपन को सक्शन करना है गाइस, ठीक है गाइस। तो ये ध्यान रखना सक्शन यानी 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शन नहीं करना है। अगर इन्फेंट है तो उसका प्रेशर जो 60 से 80 mm एजी रखना है, अगर चिल्ड्रन है तो 80 से 100 mm एजी रखना है। सक्शन प्रेशर में ध्यान रखो 20 सेकंड यानी सॉरी अपन को यानी 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा उसका टाइम नहीं रखना, ये स्पेशली ध्यान रखें। और प्रेशर का भी पूरी तरह से ध्यान रखें, कंटिन्यू भी सक्शन नहीं करते रहे, थोड़ा सा गैप दें उसके बाद में थोड़ा सक्शन करें।
नेक्स्ट लास्ट में है उसके पेरेंट्स को पूरी तरह से प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये प्रोसीजर कैसे क्या होगा, जो भी डॉक्टर ने आपको बताया पूरी तरह से प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव, यानी ऑपरेशन होने के बाद आपको क्या केयर करनी है, मेंटेन है पेशेंट का एयरवे मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है उसको आई फ्लूइड थेरेपी कंटिन्यू प्रोवाइड रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चेक बेबी का मतलब डेली वेट चेक करते रहना, यानी कितना लॉस तो नहीं हो रहा है, फिर ज़्यादा बात तो नहीं रहा, तो डेली वेट भी चेक करते रहना। रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए अपने को पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। ये आप खासतौर पर ध्यान रखना, अगर आप कोई भी टेक्निक यूज करते हो स्टेरॉइड टेक्निक होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, आपकी कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एंटीबायोटिक थेरेपी, यानी अगर सर्जरी हुई तो डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करता है तो आप वो एंटीबायोटिक ड्रग्स का ध्यान रखें ताकि इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है मॉनिटर सर्जिकल साइट, जिस साइड पर ऑपरेशन हुआ उस साइड का स्पेशल ध्यान रखें, किसी तरह का डिस्चार्ज या फिर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही तो, या फिर किसी तरह का टेंस तो नहीं हो रहा, तो ये सर्जिकल साइट का ध्यान रखें। और लास्ट में आता है प्रोवाइड स्टेराइल टेक्निक, आप जो भी टेक्निक ड्रेसिंग वगैरह यूज करें वो हमेशा स्टेराइल टेक्निक का ही यूज करें। तो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा, तो भी थैंक यू गाइस।